और चलिए मारो राजस्थान में अब बात कर लेते हैं 10 बजे की उन 10 बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे आग से। दिल्ली, राजधानी दिल्ली दहल गई है। कहां आग लगी है ये आपको बताएंगे। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज होगा और एक दिव्यांग युवती के साथ कहां गैंगरेप हुआ है ये खबर भी आपको दिखाएंगे। ओबीसी आरक्षण विसंगति भी दूर हो सकती है। न्यायिक कर्मियों की हड़ताल आज भी जारी है और इनकी क्या मांगे हैं इस पर भी आज चर्चा करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार भी जारी है, एक और ये भी देखेंगे। और किसान भी अनशन पर बैठे हुए हैं, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। वहीं मेयर सौम्या गुर्जर की सुनवाई आज होनी है। एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज है और रंग दिखाने लगी है सर्दी। कई जिलों में तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। इन सभी खबरों पर आज बात करेंगे और इन सभी खबरों पर बात करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर देख लेते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में अपडेट है। 4 और आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। 4 विस्फोटक सप्लायरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिना लाइसेंस धारियों को बेच रहे थे विस्फोटक। बड़ी खबर इस वक्त की, बता दें बिहारीलाल ने भी इन्हीं से विस्फोटक खरीदा था। बिहारीलाल से ब्लास्ट करने वाले धूलचंद ने लिया था विस्फोटक। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में यह अपडेट है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कपिल श्रीमाली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट फिलहाल तक का? 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या जानकारी? टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब तक इसमें कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और एक बाल अपचारी अभी भी डिटेन किया हुआ है। तो जो एटीएस की टीम है, क्योंकि इस मामले में पहले टेरर एंगल सामने आने की आशंका थी, लेकिन जब लोकल एंगल सामने आया तो उसके बाद में इस मामले को गंभीरता से देखा गया कि इस इलाके में अवैध रूप से विस्फोटक काफी तादाद में बेचा जा रहा है। उसी पर एटीएस की टीम कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पहले जब 2 लोगों को, बिहारीलाल और अंकुश सुहालका नाम के 2 विस्फोटक सप्लायर को गिरफ्तार किया था, उन्होंने ही धूलचंद को विस्फोटक सप्लाई किया था। इन दोनों ने विस्फोटक कहां से खरीदे थे इसको लेकर जब पड़ताल की गई तो कई नाम सामने आए। उसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें पिता पुत्र भी शामिल हैं। ये सभी लोग बताए जा रहे हैं कि लाइसेंसधारी विस्फोटक सप्लायर है, लेकिन अवैध रूप से बिना लाइसेंसधारी व्यक्तियों को ये विस्फोटक सप्लाई करते थे, ऊंचे दामों में विस्फोटक बेचते थे। तो ये खतरनाक तरह का धंधा जो है ये लोग किया करते थे और इसी के चलते एटीएस की टीम ने 4 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। बिल्कुल कपिल, देखिए 4 आरोपी और गिरफ्तार हो गए हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बिना लाइसेंसधारियों को ये लोग विस्फोटक बेच रहे थे। काफी खतरनाक ये बात सामने आई है, तो अब इन पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, ये लोग जो सामने आए हैं? देखिए, इन्हें जो एक्ट है, विस्फोटक एक्ट जो है, या फिर क्योंकि ये रेलवे से जुड़ा हुआ मामला तो रेलवे एक्ट है, इन सभी के तहत इनके ऊपर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। इन्हीं जो एफआईआर दर्ज की गई, इन्हीं धाराओं में दर्ज की गई और उसी के आधार पर इनकी गिरफ्तारियां हुई है। अब इन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद संभवतः इन्हें रिमांड पर लिया जा सकता है और भी पूछताछ की जा सकती है कि अवैध रूप से इनके द्वारा और कहां विस्फोटक सप्लाई किया गया है। कपिल, एटीएस की जो इस पूरे मामले में अभी तक जो तफ्तीश चल रही है, जो तलाश है, वो कहां तक पहुंची है, क्या कुछ नया अपडेट है? और इसके साथ ही बताइए, क्या और भी इसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्योंकि आए दिन अपडेट आ रहा है, लोग लिंक जो है कह सकते हैं इस पूरे केस में बढ़ता जा रहा है, तो और कितनी क्या कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, एटीएस लगातार जुटी हुई है कड़ी से कड़ी जोड़ने में। हर तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, क्योंकि फिलहाल लोकल एंगल भले ही सामने आ गया हो, लेकिन एटीएस इसे बड़े एंगल से भी देखने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह की जानकारी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेहद गंभीर मामला था। रेलवे ट्रैक और रेलवे ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई थी, तो बेहद गंभीर मामला था। उन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। साथ ही अवैध रूप से जो विस्फोटक बेचने की जानकारियां इस इलाके में सामने आ रही है, मुख्य रूप से इसको टारगेट किया गया और संभवतः यदि और भी विस्फोटक बेचने वाले सामने आते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां भी संभव है। बिल्कुल कपिल, अब देखना होगा कि अभी जो लोकल जो लेवल पर जो गिरफ्तारियां हुई है, इसके बाद अब कौन और बड़े बड़े जो यहाँ पे कह सकते हैं मछलियां हैं जो इस पूरे जाल में फंस सकती हैं। आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेता है। आयकर का छापा। उदयपुर में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई अभी भी जारी है। बता दें कि छापों में 150 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का खुलासा। छापों में रियल एस्टेट से संबंधी, निवेश संबंधी दस्तावेज मिले हैं। इनकम टैक्स रेड में 10 किलो से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है और 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई है। बता दें कि अंकुर ग्रुप और
एक्मे ग्रुप पर यह आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। तीसरा दिन है आज इस कार्रवाई का और तीसरे दिन भी आयकर विभाग की टीमें अभी भी जांच में जुटी हुई हैं और अपडेट यह है कि छापों में 150 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का खुलासा हो सकता है। कई बता दें रियल एस्टेट से संबंधी निवेश के जो दस्तावेज हैं वो भी मिले हैं और बता दें कि अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप पर यह आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। आज तीसरा दिन है इसका। ग्रुप संचालक आज शाम तक सरेंडर कर सकते हैं अपनी अघोषित संपत्ति। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आयकर विभाग की जो छापेमारी चल रही है उदयपुर में अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप पर ये जो आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है इसमें सबसे बड़ा अपडेट है कि आज ग्रुप संचालक आज शाम तक सरेंडर कर सकते हैं अपनी अघोषित संपत्ति को लेकर। 150 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का खुलासा हो सकता है और बता दें कि अब तक के छापे में रियल एस्टेट में निवेश संबंधी दस्तावेज जो है ये मिले हैं। इनकम टैक्स रेड में 10 किलो से ज्यादा का सोना भी जो आयकर विभाग की टीम है उनको मिला है। अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप पर यह आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है जिसमें ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ अभी तक मिला है इस छापेमारी की कार्रवाई में? आज तीसरा दिन है। हाँ बिल्कुल, देखिए आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में अब जो इनकी जितने भी अघोषित संपत्ति से संबंधित दस्तावेज थे वो तमाम एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं और इसमें 150 करोड़ से ज्यादा की ऐसी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं जिसकी जानकारी इन्होंने ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी ना ही दूसरी जो केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियां हैं उनको दी। ये बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने जो निवेश किया है, करीब 3 से 4 इन्होंने रॉमी रॉयल नाम से रिसोर्ट की एक चैन बनाई थी। बहुत ही आलीशान रिसोर्ट इन्होंने उदयपुर और इसके आसपास बनाए हैं जिनमें बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इसके अलावा कई जो कमर्शियल प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किए हैं, बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी हैं और जो पैसा ये एकत्रित करते थे रियल एस्टेट के साथ साथ इनका ऑटो फाइनेंस का काम था जिसमें जो ब्याज की रकम पर ब्याज को रकम पर देते थे और मोटा ब्याज जो लेते थे उसको चेक के जरिए लेते थे, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम भी इनका जो सामने आया है। आज आयकर विभाग की टीमें दस्तावेजों में जुटी हुई हैं। 10 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया जा चुका है। लॉकर अभी खुलना बाकी है जिनमें बड़े पैमाने पर दस्तावेज, ज्वेलरी और नकदी मिलने की संभावना है। बिल्कुल राकेश, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 10 किलो से ज्यादा का सोना जब्त किया गया है और अभी भी जो एक कार्रवाई है, छापे की कार्रवाई ये जारी है। ये भी जानकारी है कि जो ग्रुप के संचालक है आज शाम तक सरेंडर कर सकते हैं। क्या जानकारी इस बारे में? इनकी जो अघोषित संपत्ति है इसको लेकर क्या ये सरेंडर कर सकते हैं शाम तक? बिल्कुल, जो आयकर विभाग के अधिकारी जिस तरीके से जो तमाम दस्तावेज होते हैं उनको जब्त करते हैं, इनसे पूछताछ होती है, जब उन दस्तावेजों के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाते हैं तो इनके द्वारा उसको अघोषित संपत्ति माना जाता है और आयकर विभाग के सामने ये खुद अपनी तरफ से सरेंडर करते हैं। हालांकि आयकर विभाग इसे स्वीकार नहीं करता। आयकर विभाग जो तमाम दस्तावेज हैं उनकी जांच करने के बाद जो टोटल अघोषित संपत्ति आती है उस पर टैक्स, पेनल्टी और ब्याज तीनों चीज वसूलता है। लेकिन आज जो पेपर मिलेंगे उसके आधार पर ग्रुप संचालक अघोषित संपत्ति सरेंडर करेंगे। बिल्कुल राकेश, देखना होगा कि अब और आज जो तीसरा दिन है इस कार्रवाई के बाद और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए धौलपुर से भी आपको एक बड़ी खबर बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर है, धौलपुर से एक बार फिर बाल सुधार गृह से एक बाल अपचारी फरार हो गया है। 2 गार्डों से मारपीट कर फरार होने की सूचना है। एक बाल अपचारी बाल सुधार गृह से फरार हो गया। 2 गार्डों से इसने मारपीट की है ऐसी सूचना मिल रही है और उसके बाद ये फरार हुआ है। बाल सुधार गृह से बता दें कि 3 बाल अपचारी फरार हैं। रात भर पुलिस की नाकाबंदी चली लेकिन अभी तक एक भी बाल अपचारी नहीं मिला है। डकैती, दुष्कर्म के मामलों में ये तीनों ही बाल सुधार गृह में थे और यहाँ पर अपनी जो है सजा काट रहे थे, लेकिन ये चकमा देके पुलिस को निकल गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हरिवीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिवीर, क्या कुछ जानकारी है? बाल अपचारी एक बार फिर से जो बाल सुधार गृह है वहां से फरार हो गए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये पहला मामला नहीं है जब ये बाल अपचारी फरार हुए हैं। इससे पहले भी कई बार बाल अपचारी फरार होने के मामले सामने आते रहे हैं। अब एक बार फिर से जो बाल संप्रेषण गृह है वहां से 3 बाल अपचारी फरार हुए हैं जिसकी पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस ने पूरी रात नाकेबंदी कराई लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ एक भी बाल अपचारी नहीं लगाया है और ये तीनों जो थे वो लूट और डकैती जैसे जो मामले थे उनमें ये बाल संप्रेषण गृह में ये प्रवेशित हुए थे।
और पूरी रात पुलिस ने नाकाबंदी कराई, लेकिन अभी एक भी इनके हाथ नहीं लगाया। ये तीनों जो बाल अपचारी थे वो फरार हो गए हैं और ये भी बताया जा रहा है, सूचना मिल रही है कि जो वहां पर 2 गार्ड थे उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद में ये तीनों बाल अपचारी फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस तीनों को तलाश में टीमें गठित की गई है और तलाश कर रही है। बिल्कुल हरिवीर, देखिए अब ये फरार हो गए हैं बाल अपचारी बाल सुधार गृह से, तो इनको खोजा तो जाएगा, इनकी तलाश तो की जाएगी कि कहाँ गए, लेकिन सवाल ये उठता है बाल गृह सुधार गृह की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है, क्योंकि हर बार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि जो बाल अपचारी हैं फरार हो गए, और इस बार तो ये सामने आ रहा है कि गार्डों के साथ मारपीट करके गए हैं ये। जी बिल्कुल, अगर 4-5 महीने पहले की बात थी, उस बार भी करीब 4 बाल अपचारी थे वो फरार हुए थे। उसमें जो ऊपर का जो जाल होता है उसको वो काट करके जो फरार हुए थे, उसमें एक जो गार्ड था वो उनके साथ मिला हुआ था। उस गार्ड ने उनको जो सामान था काटने का वो ला करके दिया था। अब की बार जो मामला सामने आया है वो जो गार्ड थे उनके साथ मारपीट करके ये फरार हुए हैं। जी ठीक है हरिवीर, आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, बाड़मेर के धोरीमन्ना कस्बे में एक मूक बधिर दलित युवती के साथ गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला जो है अब सामने आया है। युवती को खून से लथपथ हालात में धोरीमन्ना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार दलित युवती शाम को ही घर के पास खेत में पशु चराने के लिए गई हुई थी। इस दौरान बोलेरो में सवार 2 युवक आए और बच्ची के साथ गलत काम किया गया। ग्रामीणों को आता देखकर ये जो बदमाश थे फरार हो गए। मेडिकल जांच में पीड़िता के साथ रेप होने की पुष्टि हो गई है। पुलिस 4 टीम बनाकर अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़ित के मुख बधिर होने से आरोपियों की पहचान करने में भी पुलिस को मुश्किल हो रही है। धोरीमन्ना में रिपोर्ट हमें मिली, एक मुंह बधिर बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया, तो उसको देखते हुए बच्ची से मिले और मौके की कार्रवाई के लिए एसएचओ साहब को बताया। बोर्ड से मेडिकल कराएंगे बिल्कुल चीज़ें क्लियर करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या रहा है, और इंसिडेंट जो भी रहा है उसके एक्यूज जो हैं वो शीघ्र पकड़ में आ जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी प्रेमदान देथा हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? एक दलित युवती के साथ दलित मूक बधिर युवती के साथ रेप हुआ है, क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा दीपिका, ये रात की घटना है। जो मूक बधिर युवती है ये अपनी बकरियां चराने के लिए खेतों में गई थी। उसी दरमियान नशे में बताया जा रहा है, हालांकि जो जानकारी आई नशे में धुत कुछ लोग जो 3-4 एक बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए और इसका अपहरण करके इसको सुनसान जगह ले जाकर के इसके साथ में दैनिक कार्य किया गया है। और बताया जा रहा है कि जो लहूलुहान स्थिति में उसको वहां पर पटक करके बेहोशी की हालत में चले गए। उसके बाद में जब परिजन उसके पहुंचे ढूंढने के लिए, उसके बाद में जब ये मिली उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक जो है दीपक भार्गव खुद ने गंभीरता से लेते हुए रात से ही धोरीमन्ना थाना पहुंच चुके हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है और डॉग स्क्वाड के साथ में ही अन्य जो एफएसएल की टीम के साथ में घटनास्थल का जायजा भी लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी दीपिका। प्रेमदान, कुछ भी पता चला है क्या अभी तक ये जो आरोपी है उनके बारे में? क्योंकि ऐसी जानकारी है सामने कि ग्रामीणों को आता देखकर ये फरार हो गए युवती को वहीं पर फेंक करके, तो क्या किसी ग्रामीण ने देखा इनको, या जो बोलेरो जिसमें सवार होकर आए थे उसकी कोई जानकारी मिली अभी तक कि किसकी बोलेरो थी, तो शायद इससे पता चल सके कौन आरोपी थे? देखिए, इस पूरे एंगल पर पुलिस अलग अलग टीमें गठित करके के पुलिस जांच कर रही है। हालांकि परिजनों से पुलिस अधीक्षक की भी बात हुई है, उसके अलावा अलग अलग लोगों से बातचीत हो पाई है। तो ऐसे में आस पड़ोस के जो सीसीटीवी फुटेज के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि घटना में जो युवती है पीड़िता है वो मूक बधिर है, साथ में ही मंदबुद्धि की भी है। ऐसे में कोई भी उसकी तरफ से कोई सूचना नहीं, तो ऐसे में पुलिस ने अपने जो तंत्र है उसको एक्टिव कर करके उन आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी ठीक है प्रेमदान, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, इस बीच करौली से भी एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के घर पर फायरिंग हुई है। दुष्कर्म के आरोपी युवक पर फायरिंग का आरोप है। बड़ी खबर इस वक्त की करौली से,
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के घर पर फायरिंग हुई है और फायरिंग का आरोप जो है वो दुष्कर्म के आरोपी युवक पर है। आरोपी का पिता भी मौके पर मौजूद रहा। श्री महावीर जी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घटना की अब जांच की जा रही है। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त की करौली से है। यहाँ पर नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के घर पर फायरिंग हुई है और दुष्कर्म के आरोपी युवक पर ही इस फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है। आरोपी का पिता भी मौके पर मौजूद रहा। श्री महावीर जी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और अब इसकी जांच शुरू कर दी गई है पूरे मामले की कि किसने आखिर फायरिंग की। इसकी पूरी तलाशी कर रही है पुलिस, जांच कर रही है पुलिस हर एंगल से। और पीड़िता के परिजनों की अगर बात की जाए तो उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, किसने की ये फायरिंग, कुछ सामने आया अभी तक? जी देखिए, बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा मामला श्री महावीर जी थाने का है। यहाँ कुछ माह पूर्व एक 14-15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बार बार परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कई बार परिजन पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात करके शिकायत कर चुके थे, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कल शाम को अचानक आरोपी कुछ लोगों के साथ घर पे पहुंचा और उसने फायरिंग किया। फायरिंग की सूचना के बाद महावीर जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और बताया जा रहा है कि पुलिस ने वहां से खाली खोल भी बरामद किया है। अभी भी पुलिस की आरोपी की तलाश कर रही है। हालांकि जो पुलिस थानाधिकारी उनसे भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि टीम गठित कर ली है और आरोपी की तलाश की जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। जी ठीक है धर्मेंद्र, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर दिए गए बयान के बाद पूरी जो प्रदेश की सियासत है वो तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी इसको लेकर अब नसीहत दी है। बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता, ये जयराम जो रमेश हैं उन्होंने ये नसीहत दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम नरेश, जिन्होंने ये नसीहत दी है। राजस्थान में जिस तरह से बयानबाजी हुई है उसको लेकर उनकी नसीहत। कहा है अशोक गहलोत वरिष्ठ और सचिन पायलट युवा नेता हैं, मतभेदों का संगठन स्तर पर हल निकाला जाना चाहिए। राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, भय का माहौल नहीं है, इसलिए लोग अपने मन की बात बोल देते हैं। संगठन लेकिन सबसे ऊपर है। बाद भी संगठन का एक बड़ा कार्यक्रम है, देश भर में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आपसी फूट बार बार क्यों दिखाई देती है? अशोक गहलोत जी का जो स्टेटमेंट सामने है। लोकतांत्रिक पार्टी है, अलग अलग विचार के लोग हैं, पर हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भय का माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। लोग अपने आप जो अपने मन में है अपनी बात, मन की बात बोल देते हैं, कभी कभी पार्टी के अंदर, कभी कभी मीडिया के द्वारा, पर संगठन सर्वोपरि है। सर्वप्रथम संगठन का हित है। संगठन को मजबूत करना हर कांग्रेस नेता, हर कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है और इसके ओर भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया। 6 दक्षिण भारत राज्यों और महाराष्ट्र के साथ 5 दक्षिण भारत राज्यों में हमने हमारे संगठन में नई जान देखी, नई उमंग देखी, नई उत्साह देखी और उसको और मजबूत करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए उत्तर भारत राज्यों में हर एक कांग्रेस नेता, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है। बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता। अशोक गहलोत जी से सर आपकी बात हुई, क्योंकि अगला पड़ाव राजस्थान ही जाना है आपको, मध्य प्रदेश, वहां पे सारी स्थिति ठीक है, चुनाव तो वहां पे भी होने हैं सर, और लगातार वहां पे परेशानियां कांग्रेस के लिए खड़ी हो जाती हैं। पार्टी की ओर से मैंने कल एक बयान दिया है कि अशोक गहलोत जी बड़े वरिष्ठ, बड़े अनुभवी हमारे नेता हैं। सचिन पायलट जी युवा नेता हैं, उनका भी एक विशेष महत्व है हमारा संगठन में, राजस्थान और केंद्रीय स्तर पर भी। पर जो कुछ मतभेद हैं, मुझे विश्वास है, मैं यकीन करता हूं कि वो जल्द से जल्द संगठन के नजरिए से कोई हल निकाला जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में भी उसी मात्रा में सफल होगा जो हमने देखा केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, खासतौर से महाराष्ट्र में, और जो हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से मध्य प्रदेश में। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं, कई बाधाएं आ रही हैं, पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है, मीडिया को कहा जा रहा है आप
भारत जोड़ो यात्रा को कवरेज मत दीजिए। पर उसके बावजूद लोग आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं राहुल जी से, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और ये सड़कों के बावजूद भी हम रोज 22-23 किलोमीटर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जयराम रमेश जी कांग्रेस के दिग्गज नेता हमारे साथ थे और उन्होंने साफ कहा है कि जो मतभेद उभरे हैं अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो संगठन के स्तर पर ठीक किए जाएंगे। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राजस्थान में भी बहुत सफल होगी और सारी चीजों का समन्वय जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठाने का काम करेंगे। न्यूज 18 के लिए मध्य प्रदेश के खरगोन से वासु चौधरी। और देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में दाखिल होने से पहले ही कांग्रेस में एक बार फिर भारी खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर